Hello, dear students. Very good evening, all of you. I'm Chartered Accountant and Company Secretary Pawan Gaukar. Welcome to a class of business, entrepreneurship, and entrepreneurship scenario in India. And till now, we have covered a fair bit of ground in this chapter. What is entrepreneurship and what are the various types of entrepreneurs like innovative entrepreneurs and then copy करने वाले entrepreneurs को क्या कहते हैं बोलो कॉपी करने वाले एंटरप्रेन्योर्स को करेक्ट amazon का पूरा कॉन्सेप्ट कॉपी किया है इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स देन जो लोगों के पास एबिलिटी है लेकिन कुछ करना नहीं चाहते हैं जब तक कि उन्हें दिक्कत नहीं होती तब तक कि जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं वो फेबियन एंटरप्रेन्योर्स देन जो एंटरप्रेन्योर्स कुछ भी लोड नहीं लेते बिल्कुल भी लोड नहीं लेते ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स राइट करेक्ट और ये किस टाइप के एंटरप्रेन्योर है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस सोशल एंटरप्रेन्योर्स देन एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर नाइका ये एग्जांपल हमारा फेमस एग्जांपल है किसके लिए वुमेन एंटरप्रेन्योर क्या कितना परसेंटेज चाहिए वुमेन मार्केट वुमेन का शेयर होना चाहिए 51% एम्प्लॉयमेंट भी 51% करेक्ट एंड जो लोग कुछ नया नया इन्वेंट करना चाहते हैं इन्वेंटर एंड चैलेंजर एंटरप्रेन्योर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में आएगी एंड टाटाज को हमने कैसे टर्म किया है लाइफ टाइमर एंटरप्रेन्योर्स ऑलराइट then we have seen the various types of entrepreneurship what are the various types can you help me sabse pehle small business entrepreneurship then स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप स्केलेबल इसलिए क्योंकि बड़ा होने वाला है जोमेटो छोटा था पहले फिर उसमें पैसा फंडिंग कर करके उसको बड़ा बनाया गया देन फॉलोड बाय लार्ज कंपनीज और बिग बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड द लास्ट वन इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. Then in the previous lecture, we studied the functions of entrepreneurship, that innovation and creativity, risk and achievement, organization and management, research, overcoming resistance to change, and catalyst for economic development. Creativity और innovation नहीं रहा और risk नहीं रही तो वो entrepreneurship कहलाएगी ही नहीं. Risk and all ये basic criteria होता है. Risk and innovation ये basic criteria होता है. वैसे risk के types पता है क्या आपको? Any types of risk that you know of? Tell me. Financial risk, job risk, social risk, family risk, and mental health risk. All right, this was followed by the various stages of entrepreneurial process. Market research for a new idea, outlining business model, detailed analysis of a promising idea, selection of the most promising idea, assembling the resource, determining the size of the unit, deciding the location, sound financial planning, launching the enterprise, managing the company, and then harvesting. This is what we did in the previous lecture. Let's now study the entrepreneurship scenario in India. Like India, right from the medieval age, पुराने जमाने से इंडिया में entrepreneurship कैसे चली है इसकी थोड़ी हिस्ट्री सिखाई जा रही है. So 3 stages में ये divided है. Medieval age, modern and pre-independence era. मॉडर्न एंड प्री इंडिपेंडेंस एरा है बेसिकली ब्रिटिशर्स के जमाने का एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो कैसा था एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने क्या किया है. तो गाइस वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर दिस वुड बी. सो सबसे पहले द इवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया मे बी स्टडीड अंडर 3 periods. व्हाट आर दोस 3 periods? medieval age, modern and pre independence era and पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा. ऐसे 3 एराज में डिवाइडेड है. तो आपको एग्जाम में कुछ एग्जाम्पल दिए जाएंगे और बोलेंगे कि गेस करो कि ये कौन से एज का कौन से एरा का एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो है. तो लेट्स गेट दिस डन. एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो इन इंडिया मिडीवियल एज का, पुराने जमाने के हिसाब से. मिडीवियल एज टू डिस्कस द ग्रोथ or development of entrepreneurship in India. You must understand that India has one of the oldest and most civilized business histories. एक जमाने में इंडिया सोने की चिड़िया थी. If you have heard this story, India was the golden bird of the world. इतनी ज्यादा कि पूरी दुनिया का 1/3 वेल्थ इंडिया में था. दुनिया का कितना वेल्थ? 1/3 वेल्थ इंडिया में था. ड्यूरिंग The Harappan civilization around 2700 BC. अभी कौन सा एरा चल रहा है? अभी कौन सा एरा चल रहा है? 2025 2026 एडी चल रहा है. एडी राइट.
एग्जैक्टली हम लोग रफली 4-4,500 साल पुरानी बातें कर रहे हैं यहां पे. 2700 BC. BC, what is BC? Any clue? Before Christ. Correct. Now AD, we are living in the era of AD. AD यानी क्या? AD में आफ्टर क्राइस्ट कैसे होगा क्यूटी? AD बोल रहा हूं. इट इज एनो डोमिनी. कोई बात नहीं, ठीक है. हरप्पन सिविलाइजेशन तुमने सुना होगा ना, हरप्पा वगैरह सुना है क्या थोड़ा कभी? नहीं हिस्ट्री में, ठीक है. द हरप्पन सिविलाइजेशन अराउंड 2700 BC. देयर वाज एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड कल्चर. ऑल्सो ड्यू टू दिस मोस्ट फॉरेन कंट्रीज रिकॉग्नाइज इंडियन एंटरप्रेन्योर स्किल. यानी तभी से इंडिया में थोड़ा बहुत काफी सारा रिकॉग्निशन था इंडिया को, और काफी इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड होता था. इसका मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उस जमाने से होता आ रहा है. मोरओवर इंक्रीज इन ट्रेड ऑकर्ड ड्यूरिंग द एरा ऑफ मुगल रूल. यानी मुगल रूल के पीरियड में काफी सारी डेवलपमेंट हुई है इंडिया में. द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स, आर्ट्स, crafts, Vedic tools, foods, and much more attracted attention from different parts of the world. The Arab mainland, Western colonial countries, African countries were the major parties involved in trade. All right, so everyone was into our trade, into everyone was vouching for the सोने की चिड़िया. इंडिया में बहुत सारे रूलर्स ने रूल किया है. आफ्टर द सेम टाइम मुगल रूल के बाद द डिफरेंट कंट्रीज लाइक द यूके, ब्रिटिशर्स, हम लोगों को बहुत सबने रूल किया है ना. द ब्रिटिशर्स, दैट इज यूके, फ्रेंच, the France people, then the Portuguese people, the Portugal expanded their colonies in different parts of the world. However, a significant entrepreneurial change occurred when the East India Company started its business from Bay of Bengal and later occupied parts of Bengal. It indirectly linked the entire Indian state to one business ecosystem. तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आई थी, उसने पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड के लिए एक बिजनेस इकोसिस्टम बना के दिया. तो ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह हमें बर्बाद नहीं किया, थोड़ी सी मदद भी की है हमारी. There were some major downsides to the colonial mindset of England. However, it also played some good aspects in developing entrepreneurship in India. Of course, इंग्लैंड ने बहुत ही ब्रिटिशर्स ने बहुत ही सेल्फिश इंटरेस्ट से इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, लेकिन उससे इंडिया को फायदा भी हुआ. ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा ही लूटा है हमको, हमको लूटा बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फायदा भी. हमारे पास एक बिजनेस का इकोसिस्टम बना है थैंक्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी. अगर हम लोग पॉजिटिव साइड देखें तो हम बिल्कुल इस क्लास के थ्रू हम बिल्कुल एडवोकेट नहीं कर रहे कि इंडिया को अंग्रेजों ने 150-200 साल तक रूल करना चाहिए था. ये डेफिनेटली सही नहीं है, लेकिन टू सी द पॉजिटिव्स ऑफ इट, यस, इंडिया को थोड़ा बहुत फायदा हुआ है. हमें मिला है पूरा बिजनेस का इकोसिस्टम. देन नेक्स्ट इज मॉडर्न एंड प्री इंडिपेंडेंस एरा. ये जो हम पीरियड देख रहे थे मिडीवियल एज, तो बहुत पुराना टाइम हो गया ना, 2700 BC. अब थोड़ा मॉडर्न इंडिया में जाता है. मॉडर्न इंडिया प्री इंडिपेंडेंस एरा. ऑलराइट, जब जस्ट इंडिया में आए थे, एंड प्री इंडिपेंडेंस एरा. So this was the era of industrialization in India, and where some of India's best entrepreneurs rise. The major event changed the face of entrepreneurship in India. तो इस एरा में इंडिया में सबसे पहली मिल, कॉटन मिल सबसे पहली इंडिया में इस एरा में आई. 18th century onwards will be considered as modern and pre-independence era. एकदम ओल्ड एज में तो कोई एंटरप्रेन्योरशिप का हमारे पास हिस्ट्री है ही नहीं. मिडीवियल एज से स्टार्ट हुआ है, और अब इंडिपेंडेंस के पहले 18th सेंचुरी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ. सो दिस वाज द एरा इन ए पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, वेयर some of India's biggest entrepreneurs rise. The major events changed the face of entrepreneurship in India. India's first cotton textile mill. किसने लाई होगी इंडिया में फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल? एनी गेसेस? है ना, सबको ऐसा टाटा लगता है. सो गाइस, जनरली स्टूडेंट्स का आंसर टाटास की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकता है.
तो जैसे ही आप सीएसईटी का एग्जाम दे दोगे, टाटा लोग या टाटा का कोई भी बुक खरीद लेना, आपको बहुत ही एनलाइटनिंग स्टोरीज मिलेगी। लेकिन इंडिया फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल ये टाटाज ने इंट्रोड्यूस नहीं करी थी, किन्होंने की थी 1854 में। चलो देखते हैं। द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज रिवॉल्यूशनाइज्ड इन 1854। गाइस एमसीक्यू गोल्ड, ये ईयर एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होगी। एंड हु गॉट इट इन? कवासजी दोवार। कवासजी दोवार इन्होंने, ठीक है, पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल लाई थी इंडिया में। इट वॉज वन ऑफ द बोल्डेस्ट स्टेप्स इन द मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का सबसे बोल्ड स्टेप था। कोई भी चीज पहली दफा करना पूरे कंट्री में, इट सर्टनली हैज टू बी अ बोल्ड स्टेप। क्या कहते हो? कोई भी पहला स्टेप इतना आसान तो होगा ही नहीं। तो इंडिया की पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल कौन लाया? कवासजी दोवर। फिर आए हमारे टाटा लोग, फिर आए हमारे टाटाज। या गाइस, विच टाटा इज दिस? Jamsetji Tata founded the Tata Group in the year 1868. With the foundation of Tata Group, he has created a bar यानी एक milestone level for entrepreneurship डेवलपमेंट इन इंडिया। थैंक्स टू जमशेदजी टाटा, उन्होंने टाटा ग्रुप बनाया और तब से इंडिया में एक स्टैंडर्ड सेट हुआ, बार यानी एक स्टैंडर्ड सेट हुआ एंटरप्रेन्योरशिप का इंडिया में। उसके बाद 1874 कॉटन मिल बाय जेआरडी टाटा। 1874 की कॉटन मिल जेआरडी टाटा ने लाई थी। एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूं, मॉड्यूल में ऐसा 1874 में कॉटन मिल बाय जेआरडी टाटा लिखा हुआ है, बट टू बी ऑनेस्ट दिस इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। लेकिन क्योंकि हमें आईसीएसआई का मॉड्यूल फॉलो करना पड़ता है, तो वी टेक इट एज इट इज गिवन इन द मॉड्यूल। देन टिस्को, टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय दोराबजी टाटा। मैंने कहा ना, अब दौर शुरू हो गया किसका? टाटास का दौर इंडिया में शुरू हो गया, टिस्को। देन टिस्को बाय दोराबजी टाटा। उसके बाद टाटा की एयरलाइंस, टाटा की एयरलाइंस को आज इंडिया में क्या कहते हैं? टाटा एयरलाइंस को आज इंडिया में क्या कहते हैं? एनी क्लू? करेक्ट। तब वो टाटा एयरलाइंस थी, फ्लाइट्स थी बॉम्बे टू दिल्ली, ठीक है। कितने रुपीस की फ्लाइट होगी? यानी गैसेस कितने रुपीस की फ्लाइट होगी? आज बॉम्बे टू दिल्ली तकरीबन 6-7 हजार की फ्लाइट है। जब इंट्रोड्यूस हुई थी तो एनी गैसेस? 175 रुपीस की फ्लाइट थी। बॉम्बे टू दिल्ली 75 रुपीस की फ्लाइट थी, ठीक है। बॉम्बे टू त्रिवेंद्रम 100 रुपीस की फ्लाइट थी। एनीवे, सो या टाटा एयरलाइंस, टाटा स्टील प्लांट, ठीक है। देन एंड मोर एंड मोर एंड मोर वेर हाई रेट बिजनेसेस इन इंडिया। At the same time, it also played a major role in various independence initiatives. ठीक है, इन सारे इंडस्ट्रीज ने, इन सारी कंपनीज ने, इन सारे इनिशिएटिव्स ने इंडिया को बहुत मदद की है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में और इंडिया को थोड़ा स्ट्रांग बनाने में। इंडिया खुद के प्रोडक्ट्स बना पाया, तभी हम लोग ब्रिटिशर्स से बिजनेस वाइज और प्रोडक्ट्स वाइज इंडिपेंडेंट हुए और फिर हम लोग अपने खुद की इंडिपेंडेंस की डिमांड करने लग गए। सो दिस इंडिपेंडेंस वाज द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस दैट इंडिया स्टार्टेड टू स्ट्राइव फॉर। फिर इंडिया में हिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, साइमन गो बैक, कुछ याद आ रहा है क्या? फिर जैसे तैसे मेहनत करके हमें मिला इंडिपेंडेंस। सो लेट्स चेक आउट तीसरा एरा। तीसरा एरा कौन सा एरा? तो हमारा अब तक कौन से एराज हो गए? वी एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो इन इंडिया में वी आर डन विथ मिडीवियल एज, मॉडर्न एंड प्री इंडिपेंडेंस एरा। नाउ वी मूव ऑन टू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो लेट्स गेट दिस गोइंग। एंटरप्रेन्योरशिप in India along with the national economy was groundbreaking after independence के बाद हमने बहुत ज्यादा अपने आप में बदलाव किए। ग्राउंड ब्रेकिंग यानी बहुत ही जबरदस्त। There was not much left in the Indian economy at that time. However, the government took major steps to support India's development, which is as follows. So, India ने क्या किया डेवलपमेंट के लिए?
इंडिया ने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए क्या किया देखते हैं। देखो बहुत सारे काम किए हमने, लेकिन हम लोग, हमारा डिस्कशन हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, हमारा डिस्कशन है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमने क्या किया। तो पहले तो इंडिया ने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया, ये बता दो मुझे। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया? Not bad, but that's a governmental setup that you are talking about. नो नो, मैं इकोनॉमिक सिस्टम पूछ रहा हूं। चलो मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको। सर हाँ, एमसीक्यू वाला एग्जाम है हमारा, ऑप्शन दिया करो आप। बोलो। करेक्ट सर, एमसीक्यू दे दो तो हम लोग आंसर सही दे देंगे। करेक्ट गाइस, द आंसर इज मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑलराइट, सो इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स वाला कैपिटलिस्टिक मॉडल भी अडॉप्ट नहीं किया। अच्छा बाय द वे, ये बताएंगे ये कौन है? वुड यू लाइक टू टेल मी हु इज ही प्लीज? हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हु इज ही? जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि यूनाइटेड स्टेट्स का कैपिटलिज्म, यूनाइटेड स्टेट्स का कैपिटलिज्म, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप बहुत डेवलप होता है, और सोवियत यूनियन का कम्युनिज्म या सोशलिज्म, इसमें से इंडिया थोड़ा थोड़ा, इंडियंस का हमेशा से ही प्रॉब्लम रहा है, बहुत ही इंडिसिसिव है हम लोग। जैसे हम लोगों को क्या कहा जाता है कलर वाइज, क्या कहा जाता है, ब्लैक या व्हाइट, क्या बोला जाता है? ब्राउन बोला जाता है। वहां भी हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम लोग एक कैटेगरी में आए। यहां पे भी हम लोगों ने सोशलिस्ट और कैपिटलिज्म में हमने क्या चुना, ऑन पेपर क्या चुना हमने? मिक्स्ड इकोनॉमी चुना। लेकिन इंडिया में उस वक्त बिलो पॉवर्टी लाइन इतने लोग थे, इंडिया में उस वक्त इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी कि हम लोगों ने सोचा कि हम लोग पहले अपने लोगों को एक पर्टिकुलर लेवल पे लाते हैं, सबको एटलीस्ट भूखा नहीं सोने देते हैं। इसके लिए हमने मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम पे कौन सा मेथड अडॉप्ट किया इकोनॉमी का? मिक्स्ड इकोनॉमी वाज ऑन पेपर, बट वी एक्चुअली अडॉप्टेड यूएसएसआर का, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। आज तो ये रहा नहीं, रशिया और बहुत सारे कंट्रीज के टुकड़े हुए हैं, ऑलराइट, बहुत सारी कंट्रीज में टुकड़े हुए, 15 टुकड़े हुए यूएसएसआर के। सो हमने सोशलिज्म एक्सेप्ट किया। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, जो आपने खुद गेस किया, अडॉप्टेड द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर लाइंस ऑफ सोवियत यूनियन, यानी हमने सोवियत यूनियन का इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया मिक्स के नाम पे। It gave major push to new industrial policy of 1956. Similarly, this policy liberalized the bar and standards set by the British government, which were the ultimate impediment to industrial development. तो ये जो हमने पॉलिसी चेंज की, उसने और स्टैंडर्ड्स हाई सेट किए इंडिया की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर लिमिट तक इंपीडियंट यानी रोक, इंपीडियंट यानी किसी भी चीज में रुकावट बनना, सो ये रुकावट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सिस्टम रुकावट बना हुआ था। लेकिन 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 नेहरू जी ने जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई, उसने एक नया बार सेट किया और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत मदद की। हमारे एक फेमस स्टैटिस्टिशियन थे, इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने के लिए एक मॉडल बनाया था। हु इज ही, हु इज दिस फेमस पर्सन? चलो देखते हैं। Economic reforms were carried out in the initial phase of the governance. Also, prominent economists adopted the Mahalanobis model. He is a famous statistician, Mahalanobis नाम है इनका, alright, which primarily aims to support entrepreneurship. बिल्कुल इस पे एमसीक्यू पूछा जाएगा, कौन से मॉडल पे इंडिया का सिस्टम बना जिससे एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट हो? महालनोबिस मॉडल कहते हैं इसको। इनका ये ही इज सर महालनोबिस, इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन थे ये। However, it may seem that most of the top entrepreneurs were already in business, but the reality was different. Economic policies was not much of giving much support to entrepreneurs, due to which there were rough growth. यानी इंडिया इंडिपेंडेंट तो हो गई, इंडिया इंडिपेंडेंट तो हो गई, लेकिन 1950s हो गए, 1960s हो गए, 1970s हो गए, 1980s हो गए, इंडिया की हालत बद से बदतर हो गई। हम लोगों ने अपनी कंट्री को एकदम श्रिंक कर दिया था, एकदम कंजर्वेटिव मोड में चले गए थे हम लोग ओपन अप होने के लिए रेडी ही नहीं थे, कुछ नहीं था इंडिया के पास। अगर आप ध्यान से देखोगे
Just check this out. फटे हुए कपड़े, भूखे लोग, ये सारी सिचुएशन थी इंडिया की। सो इंडिया की हालत खराब होती चली गई और हमने अपनी इकोनॉमी को क्लोज करके रखा। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज आए थे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे, वो लोग हमारी सोने की चिड़िया को कौवा बना के चले गए। तो हम लोग जब इंडिपेंडेंट हुए, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हमें मिला, हम लोग बहुत डरे हुए थे कि यार कोई फिर से बाहर की कंट्री के लोग हमारे कंट्री में आ जाएंगे और फिर से हमें बिजनेस के नाम पे लूट के चले जाएंगे। तो वी डिड नॉट ओपन अप फॉर 1950s 60s 70s 80s, और हमारी इंडिया की हालत खराब होते चलेगी, खराब होते चलेगी। हमने इंडिया को ओपन अप नहीं किया, इससे हमने कितना ज्यादा नुकसान हुआ हमारी इंडिया को देखते हैं। जैसे जैसे अगर मैं आपको पूछूं, गार्गी, हम क्वेश्चन टू यू, आपके पास कितने फुटवेयर के पेयर्स है? बताओ, हाउ मेनी पेयर ऑफ फुटवेयर्स? I guess 20. 20 पेयर ऑफ फुटवेयर। 20 गाइस, सुना क्या तुमने? 20 पेयर ऑफ फुटवेयर शी हैज। उर्वी, व्हाट अबाउट यू? Sir, 2 to 3. 2 to 3, ठीक है। विभूषा? 16 to 17. 15 16। ज्योति? 6. 6। शौनक? 4, right? You said 4, right? Yes, sir. रुचिर? 5. रोमित? Sir, 10 to 12. श्राव्या? 16 to 17। गॉड। पलक? 9 to 10. 9 to 10, all right. उर्वेला? 16 to 17. करेक्ट। सो मेनी पेयर्स यू हैव, लाइक आजकल शूज के नाम पे हमारे पास, फुटवेयर के नाम पे हमारे पास ड्रेस शू अलग होता है, कैजुअल शू अलग होता है, बूट्स अलग होता है, यानी अलग अलग टाइप के फुटवेयर है हमारे पास, राइट फ्रॉम स्नीकर्स, बेयरफुट, काफ बूट्स, क्रॉक्स, अर्थ शूज, क्लीट्स, सैडल शूज, क्लॉग्स, ग्लॉस शूज, ऑक्सफर्ड्स, फ्लिप फ्लॉप्स, मैगजीन्स, रशियन बूट्स, राइडिंग बूट्स, लाइट सैंडल्स, व्हाट नॉट। एक दौर ऐसा था 1970s तक कि इंडिया के पास एक ही चप्पल होता था, चाहे कितना भी रईस हो, कितना भी गरीब हो, सबके पास एक ही चप्पल होता था, वो भी आगे से निकल जाती थी, फिर उसको ऐसे निकाल के हाथ में, फुटवेयर हाथ में लेके उसको उस छेद में डाल के वापस जमीन पर रख के पहनते थे और चलते थे। इतनी हालत खराब थी इंडिया की। वी डिड नॉट इवन हैव वन अ कपल ऑफ फुटवेयर एज एन ऑप्शन। छोड़ो चॉकलेट। चॉकलेट एक अपने आप में फ्लेवर है, राइट गाइस? चॉकलेट अपने आप में एक फ्लेवर है, राइट? चॉकलेट पे नाम के ये मिलता था इंडिया में, राजमलाई। अब ये मत क्या ये टेस्टी लगता है, लेकिन दोस्तों ये चॉकलेट ही नहीं है। क्या कहते हो आप? डू यू एग्री? इट इज नॉट चॉकलेट, इट इज नॉट चॉकलेट एट ऑल। पार्ले जी, किस्मी बार, सी दिस। जो गरीब बच्चे होते तो ये आटे लाते थे स्कूल में, जो रईस बच्चे होते थे ये लाते थे। इलायची बार, चॉकलेट के नाम पे इलायची। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसमें तो चॉकलेट कोको है ही नहीं, जिससे मेन चॉकलेट इंग्रेडिएंट कोको होता है, वो तो है ही नहीं यहां पे। इसे चॉकलेट कहते हैं, इसे चॉकलेट कहते हैं, इसे चॉकलेट कहते हैं। इंडिया को पता ही नहीं था ये सब। इंडिया की हालत इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज है, कितने का नोट है ये देख लो तुम लोग। हाँ, हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज है, हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज है, सिर्फ 2 हफ्तों का बचा हुआ था। कितने हफ्तों का? 2 हफ्तों का फॉरेक्स बचा हो तो हमारे पास। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रेशर में आके 1991 में हमने एक बड़ा डिसीजन लिया, इसको इकोनॉमिक रिफॉर्म कहते हैं। मनमोहन सिंह जी was the finance minister of India then,
एंड पीवी नरसिम्हा राव जी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और तब हमने एक बड़ा डिसीजन लिया 1991 में। जस्ट अ मोमेंट। entrepreneurship scenario in India में. However, it may seem that most of the top entrepreneurs were already in business, but the reality was different. Economic policies were not giving much support to the entrepreneurs. The transformation of entrepreneurship began in the year 1990. 1990 में इंडिया का entrepreneurship पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हुआ. हम अच्छा नहीं कर रहे थे बहुत ज्यादा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ गया जहां पे हमें कुछ करना ही पड़ा. तो गाइस, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ entrepreneurship in India. The major transformation of entrepreneurship in India began with the economic policy reform in 1991. इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए, और ये रिफॉर्म्स कब आए? 1991 में. एलपीजी, व्हाट इज एलपीजी? लिबरलाइजेशन, privatization and globalization. Then the policy was further expanded in 2022. The new economic reforms of 1991 was a huge turning point. This policy has introduced three major aspects. कौन से तीन मेजर एस्पेक्ट्स है वो बोलो? LPG, liberalization, privatization and globalization. All right, so guys, let's check them out one by one. सबसे पहले liberalization. Liberalize करना, liberal यानी क्या? अपनी इंडियन इकोनॉमी को क्या करना? ओपन अप करना. इंडियन इकोनॉमी को क्या करना है? ओपन अप करना है. सो पहला, liberalization, providing some provisions in different parts of the industry to boost the private sector including banks and stock market. So liberal कर दिया हमने, अपने आप को liberal कर दिया. liberal यानी ओपन कर दिया. हर इंडस्ट्री के लिए हमने इंडिया को ओपन कर दिया. ये देखो, आप ध्यान से सुनो. अगर आप ये डायग्राम ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो इस डायग्राम को. इफ यू कुड सी, इस ट्रैक्टर के अंदर एक इंसान है. क्या बोल रहा है वो? क्या बोल रहा है इंडिया को? क्या बोल रहा है? करेक्ट. आर इकोनॉमी, आर ओपन अप कह रहा है. ओपन अप. आर इकोनॉमी वाज अ वेरी कंजर्वेटिव इकोनॉमी. आर इकोनॉमी वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी एकदम कंजर्वेटिव और क्लोज्ड इकोनॉमी थी. ओपन अप करने को कह रहा था, यानी दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स इंडिया में आना चाहते थे, दूसरी कंपनीज इंडिया में आना चाहती थी. लिबरलाइजेशन से हमने अपने आप को ओपन किया, लिबरल किया, फ्री किया. तो लिबरलाइजेशन का मीनिंग वहां लिख दो, फ्री ट्रेड. और ये सबके लिए, बैंक्स के लिए ओपन किया, स्टॉक मार्केट को हमने ओपन किया. अदरवाइज हर चीज सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड थी. सो ये हुआ लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेटाइजेशन. गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है. गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है. टाटा एयरलाइंस को टाटा ने बनाया. नेशनलाइजेशन के नाम पे टाटाज ने, जो टाटास की जो टाटा एयरलाइंस थी उसको गवर्नमेंट ने ले लिया, जबरदस्ती ले लिया गवर्नमेंट ने, और उसको एयर इंडिया बनाया. टाटा एयरलाइन को एयर इंडिया बनाया. और आज क्या हालत हुई? उसको डुबा दिया. उसमें 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का डेट था, और वापस हमने उसको टाटास को बेच दिया. डिसइन्वेस्टमेंट किया. प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट कंपनी को, गवर्नमेंट कंपनी को किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में बेच देना, इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन. यानी गवर्नमेंट ने अपनी इन्वेस्टमेंट वहां से निकाल दी, इसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. Privatization, disinvestment of public firms to reduce the burden and promote the national entrepreneurship, entrepreneurs for good business. So guys, disinvestment यानी क्या? गवर्नमेंट अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस ले लेती है, और प्राइवेट फर्म्स को, प्राइवेट कंपनीज को अपनी कंपनी बेच देती है. तो एयर इंडिया वाज अ गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी जब अपनी कंपनी प्राइवेट कंपनी को बेचती है, इससे उन्हें पैसा वापस मिलता है, इसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, एयर इंडिया वॉज सोल्ड टू टाटाज. सो लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, एंड द लास्ट स्टेप इज ग्लोबलाइजेशन. जरा देखो तो, हर कोई को, आपको मुझे एक ब्रांड बताना है इसमें से, ठीक है? बॉयज को आखिरी में चांस मिलेगा, बिकॉज या यस यस गाइस, एक या वेट वेट वेट, आई विल गिव यू द चांस. यस उर्वी, लेट्स स्टार्ट विथ यू. टेल अस.
BMW, वेरी गुड। श्रव्या बोलो। नोकिया। पलक। माइक्रोसॉफ्ट। उर्वेला। उर्वेला। समसा, वेरी गुड। विभूषा। महक। HP, हैवलेट पैकर्ड। ज्योति। कोका कोला। गौरी। गार्गी, वेरी गुड गौरी। जिलेट। चिन्मयी। डिज्नी, वेरी गुड। शौनक। BMW। रुचित। रुचिर। परफेक्ट। टोयोटा। रोमित। मालबोरो, वंडरफुल। मालबोरो तो आपने बोला तो सही, बट लेट मी टेल यू, वी डू नॉट एडवोकेट सिगरेट्स एंड अल्कोहल थ्रू अ क्लास. दीज आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल्स. सो globalization, welcoming FDIs and FPI, creating SEZ and economic corridor for foreign companies. क्या आज आईफोन इंडिया में बनता है? बोलो, क्या आज आईफोन इंडिया में बनता है? बोलो यस। क्या सैमसंग का 80% प्रोडक्शन इंडिया में होता है? बोलो यस यस। थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन हमने बाहर की कंपनीज को इंडिया में इकोनॉमिक कॉरिडोर दिया, हमने बाहर का पैसा इंडिया में आने दिया एफडीआई और एफपीआई के थ्रू. एफडीआई, अगर बाहर की कंट्रीज का पैसा इंडिया में आ रहा है और इंडिया में ये लोग बिजनेस सेटअप करते हैं तो इसको कहते हैं एफडीआई. बाहर का पैसा इंडिया में आ रहा है तो इसको कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. और यहां पे ये लोग बिजनेस सेटअप करते हैं. जैसे अमेजॉन इंडिया में आया है, इंडिया में उन्होंने वेयर हाउस सेट किया है, बिजनेस सेट किया है. वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ एफडीआई. ठीक है. लेकिन कुछ कंपनीज सिर्फ पैसा लाती है, बिजनेस सेट नहीं करती है. आपके स्टॉक मार्केट की कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं. फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, मॉर्गन स्टैनले, ये आपकी कंट्री के शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, लेकिन सिर्फ शेयर के थ्रू. यहां पे लाके बिजनेस सेटअप नहीं करते वो. इसको कहते हैं एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. एफडीआई, एफआईआई इंडिया के लिए कभी भी, किसी भी कंट्री के लिए एफडीआई एक्चुअल बिजनेस सेटअप करती है तो एफडीआई इज ऑलवेज बेटर देन एफआईआई. हमारे सिलेबस में एफडीआई एफआईआई डायरेक्टली नहीं है. इकोनॉमिक्स में होगा तो होगा, आई डू नॉट नो. बट या, जो भी स्टूडेंट्स एंथुजियास्ट है, इकोनॉमिक्स अच्छे से समझना चाहते हैं, उनके लिए एफडीआई और एफपीआई का या एफआईआई का डिफरेंस मैंने आपको ला दिया है. एफडीआई पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हैं, पूरा बिजनेस सेटअप करते हैं. एफपीआई सिर्फ शेयर्स खरीदते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स खरीदते हैं. इनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और एफपीआई का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है. यहां से एक बार बिजनेस सेटअप कर दिया तो जाना मुश्किल होता है. यहां पे शेयर बेचना तो 2 दिन का काम है. डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द एम्प्लॉयमेंट, लेबर और वेजेस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है एफडीआई का. इसलिए एफडीआई इज वेरी मच डिजायरेबल. एफपीआई नो डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्टिंग होती है. आप कंपनी का, उस कंपनी के मैनेजमेंट और कंट्रोल में आपका इंटरेस्ट होता है. एफपीआई में आपका कोई मैनेजमेंट और कंट्रोल में कोई इंटरेस्ट नहीं होता. सिक्योरिटीज आर हेल्ड विद अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, दे हैव अ से. आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हो तो दे हैव अ से इन द इंडस्ट्री. एफपीआई, सिक्योरिटीज आर हेल्ड प्योरली एज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट and has no significant degree of influence on the management of the enterprise. So that's the difference between FDI and FPI. I hope आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. उसके बाद एक और पॉइंट था वहां पे. एफडीआई एफपीआई तो केटर हो गया. अब आते हैं एससीजेड पे. एससीजेड का फुल फॉर्म एनीवन? आपके सिटी के पास होगा एससीजेड? एनीवन? वेरी गुड विभूषा. स्पेशल इकोनॉमिक जोन. एससीजेड से क्या होता है ना, आपके सिटी के पास
आउटस्कर्ट्स में एक ऐसा एरिया होता है, ठीक है, दीज आर ग्रोथ इंजिन दैट कैन बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, ऑगमेंट एक्सपोर्ट एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और यहां पे आपको कोई टैक्स नहीं लगता। इसमें ऐसा एरिया होता है जहां पे सब कुछ रेडी करके मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करके मिलता है, और आप जो भी कमाओगे उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, इसलिए इसका नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या नाम है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसके कारण भी बहुत सारी कंट्रीज आपके कंट्री में आती है, बहुत सारी फॉरेन कंपनीज आपके कंट्री में आती है और प्रोडक्ट्स बनाती है। जब मुझे पता है कि इंडिया में 30% टैक्स है और मुझे टैक्स ही नहीं लगेगा तो क्या, और अगर मैं 100% पैसा कमाता हूं तो 100 में से 100% पैसा मेरा होगा, तो क्या कॉर्पोरेट्स इंडिया में आएंगे? क्या कहते हो, बोलो, क्या कॉर्पोरेट्स इंडिया में आएंगे? डेफिनेटली इंडिया में आएंगे। सो गाइस, दिस इज हाउ एलपीजी 1991 में बहुत ज्यादा चेंज हुआ, हमारा कंट्री बहुत ज्यादा चेंज हुआ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एंड एसईजेड, एसईजेड ने क्या? स्पेशल इकोनॉमिक zones. And then the last topic of the day. These were the most important of all the major aspects involved in the economic policy. However, all of them played an important role in developing entrepreneurship in India. Some of the benefits that this policy replaced are as follows. क्या क्या हुआ, यानी इन सब चेंजेस से, एलपीजी से क्या क्या हुआ? एलपीजी करने के बाद, एलपीजी करने के बाद it gives a green signal to private banks and non-Indian banks to operate without any disruption. aha, ग्रीन सिग्नल, ग्रीन से लेने अलाउ किया प्राइवेट बैंक। पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट्स इट। कोई प्राइवेट बैंक, कोई आईसीआईसीआई बैंक वगैरह कुछ नहीं था। इन्होंने अलाउ किया स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एचएसबीसी, सिटी बैंक, ये फॉरेन बैंक्स थी, इन्होंने अलाउ किया एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक को, सबको अलाउ किया। इतनी सारी बैंक्स आ गई तो इंडियन मार्केट में पैसा भी फ्लो होने लगा। इट गिव्स अ ग्रीन सिग्नल टू प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स के एग्जांपल देखो, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एंड नॉन इंडियन बैंक्स लाइक स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एचएसबीसी, सिटी बैंक। It was the only reason for huge circulation of money in the economy, and finally it increased loans and supported new entrepreneurs. तो नए entrepreneurs को पैसा इन बैंक्स के कारण मिला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल, ये लोग पैसे नहीं देते थे entrepreneurs को। entrepreneurship के लिए पैसा चाहिए। These banks made a bet on Indian entrepreneurship and they have earned a lot. Guys, Axis Bank, HDFC और ICICI बैंक, इन लोगों का, इन बैंक्स का डेट बताओ, ठीक है? दे वर फाउंडेड इन विच ईयर? ढूंढो तो जरा, दीज थ्री बैंक्स वर फाउंडेड इन विच ईयर? देखो, आपको एक डेट मिलेगी, सिमिलर डेट्स मिलेगी आपको, सिमिलर ईयर्स मिलेंगे आपको, सिमिलर नॉट सेम। देखो तो जरा, टेल मी, करो रिसर्च। करेक्ट, 1994 कौन सा? करेक्ट, ढूंढो, तीनों की ढूंढो जल्दी। करेक्ट, Axis Bank 1993. करेक्ट। अगर आपने देखा, अगर आपने रिसर्च किया होगा तो आपको 1993, 1994 ऐसे कुछ डेट्स मिले होंगे, राइट? Yes. इन तीनों बैंक्स की डेट आपको 1991 के बाद ही मिली होगी, राइट? इंडिया चेंज्ड फॉरएवर आफ्टर 1991। 1991 के पहले सबके पास क्या था? कौन सी चप्पल थी? एक ही चप्पल थी, कौन सी? स्लीपर थी बस, वो भी टूट जाया करती थी। दिस चेंज्ड इंडिया फॉरएवर। नाउ वी आर वन ऑफ द सुपर पावर्स। डरते हैं सब हमसे।
and it increased the loans and supported new entrepreneurs. बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीन सिग्नल टू प्राइवेट बैंक्स. उसके बाद due to the policy, foreign companies can find the best option to invest their money. This boosted huge FDI. Give me the full form of FDI jaldi. Foreign direct investment. FPI का full form बोलो. Foreign portfolio. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. तो कैसे ना पॉलिसी चेंज की, फॉरेन कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिला एफडीआई और एफपीआई के थ्रू. तो इससे इंडिया को बहुत बूस्ट मिला. दिस बूस्टेड द एफडीआई एंड एफपीआई इन इंडिया एंड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग न्यू एंड एडवांस टेक्नोलॉजी. उसके कारण फिर इंडिया में नया टेक्नोलॉजी आया, इंडिया में फिर नई नई कंपनीज आई, हर चीज को लेके इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स होने लगी. एंड दिस इज वेयर इंडिया चेंज्ड. ठीक है, यानी ये कंपनीज इंडिया में आने लग गई, फिर होंडा, सोनी, पैनासोनिक, तोशिबा, टोयोटा. तो इसके कारण ना इंडिया को बहुत ही बूस्ट मिल गया, हर सेक्टर में बूस्ट मिला इंडिया को. होंडा ने हीरो के साथ कोलैबोरेट किया और बाइक्स बनाने लगे. एंड इट हेल्प्ड इंडिया टू अ ग्रेट एक्सटेंट थैंक्स टू द चेंज ऑफ पॉलिसी ऑफ विच ईयर 1991. एलपीजी नई टेक्नोलॉजी हम लोग समझने लगे. कंप्यूटर्स आसानी से इंडिया में इंपोर्ट होने लगे. आज की परिस्थिति मैं बताता हूं तुमको, आज इंडिया के क्या हाल है. राइज ऑफ इंडिया एज ए टेक हब इन द स्टार्टअप वर्ल्ड वेयर इंडियन टेक पीपल वेर द बेस्ट चॉइस फॉर यूएस, यूके, फ्रांस एंड अदर कंट्री प्रोजेक्ट्स. काफी सारे एप्स भी हमारे यूज होते हैं. काफी कंट्रीज में इंडियन टेक्स के स्टार्टअप के प्रोडक्ट्स और एम्प्लॉइज यूज होते हैं. So rise of India as a tech hub in startup world where Indian tech people were the best choice for US, UK, France and other countries projects. At the same time, it revolutionized the world of technology. काफी सारे US, UK में Paytm, Flipkart, Ola, Cred और ऐसे बहुत सारे ऐप, हमारा Myntra, ऐसे बहुत सारे ऐप यूएस यूके में यूज होते हैं और इंडिया के लोग काफी ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं. इफ यू हैव हर्ड अबाउट सुंदर पिचाई, राइट? हर्ड अबाउट सुंदर पिचाई? गूगल क्रोम बनाने वाले सुंदर पिचाई है. गूगल क्रोम बनाने वाले जो गूगल का 65% रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो गाइस, दिस was how India has transformed and this is how we are set up for ruling the world. So guys, yeah, that's that. इसके बाद का जो भी चैप्टर में हम लोग पार्ट पढ़ेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो से हम लोग इंडिया में कैसा ग्रो कर किया. मेड इन चाइना होता था. इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा कंसेप्ट लाया, बता सकते हो? मेड इन चाइना के अगेंस्ट कौन सा कंसेप्ट लाया हमने? मेक इन इंडिया लाया. हमारे सामने आया ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट. ये देखो मोदी जी, इंडिया ने क्या किया है इंडिया के कौन से हर सेक्टर के लिए, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, केमिकल हो, आईटी हो, फार्मास्यूटिकल हो, टेक्सटाइल हो, यू नेम इट, एविएशन इंडस्ट्री हो, लेदर इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, इंडिया ने कैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडिया ने कैसे अपने आप को चेंज किया थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स. दिस इज व्हाट वी शैल स्टडी इन द कमिंग लेक्चर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. In today's lecture, we studied entrepreneurship scenario in India of 3 different eras: medieval age, modern and pre-independence era, and post-independence era. And this was followed by entrepreneurship scenario, the transformation of entrepreneurship in India, LPG. बिल्कुल इसको अच्छे से समझना है. LPG यानी फ्री ट्रेड, प्राइवेटाइजेशन यानी गवर्नमेंट अपनी कंपनीज प्राइवेट कंपनीज के हाथों में दे रही है, और ग्लोबलाइजेशन दूसरी कंट्रीज की कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करने देना, दैट इज ग्लोबलाइजेशन. और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फ्री टैक्स की जगह इंडिया में बनाना, इसको कहते हैं SEZ. अमेजॉन इंडिया में कैसे आए बताओ? FDI के थ्रू. ऑलराइट. और आज ऐसे हालात है कि हमारे पास हमारी खुद की प्राइवेट बैंक्स है, फॉरेन बैंक्स भी इंडिया में काम करती है, एफडीआई एफपीआई को बूस्ट मिला है, और इंडियन को प्रेफर किया जाता है टेक वर्ल्ड में, स्टार्टअप वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हमारे ऐप्स चलते हैं. ऑलराइट, सो आर यू रेडी टू गेट योर नॉलेज टेस्टेड? व्हाट से, शैल वी? All right, then let's get going with a quiz. First question, are you ready? Go, go, go.
Indian products, arts, craft, Vedic tools, foods attracted attention from different parts of the world. This happened during which era? Medieval age, modern and pre-independence era, post-independence era, all. जैसे ही उन्होंने वैदिक टूल्स बोल दिया तो मुझे आपने समझ जाना चाहिए कि ये पुराने जमाने की बात हो रही है. द आंसर इज मिडीवियल एज. ब्यूटीफुल आंसर गाइस. लेट्स चेक आउट द लीड बोर्ड. So Kritika is right on top there, followed by Lalaji, then Pablo, Gargi, Urvela, Chinmay, Palak, Thomas, Shravya, and Mehak. All right, guys. Next question. Are you ready? Go, go, go. This is easy. The major transformation of entrepreneurship in India began with the economic policy reform of the year. Which year this all happened in? Major transformation in India. That this is easy. Has to be a cakewalk. This happened in the year. India changed forever in the year. India changed forever in the year 1991. No points for guessing. This was an easy question if you have attended the class. Pablo ran dry. He did it very late. Kritika, Chinmay, Shravya, Shreya, Gauri, Mehak, Vibhusha, Gargi, Urvela, and Pablo. All right. A lot of questions to go, guys. Just keep getting it right. You'll win this. Next question. Go, go, go. The first cotton textile mill was revolutionized in 1954 by an Indian entrepreneur. Yeah, and that was Kawasji Dowar. टाटा जरूर टाटा लगता है काफी लोगों को आंसर इस क्वेश्चन का. इस क्वेश्चन का आंसर टाटा नहीं है, याद रखना. फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल was revolutionized in 1854 by Kawasji Dower. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, मिस्टेक्स होती है. So Kritika right on top. Chinmay has gained some points, but no, not up to the mark. Kritika, Chinmay, Shravya, Shreya, Gargi, Urvela, Pablo, Barefoot Contessa, Samida, Lalaji. All right. 4 more questions to go, guys. Are you ready? Go, go, go. Tisco. Tisco was founded by. हाँ, ये याद रखने वाला पॉइंट है. द आंसर इज दोराबजी टाटा. JRD टाटा नहीं, जमशेदजी टाटा नहीं. टिस्को वॉज फाउंडेड बाय दोराबजी टाटा. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है. कीप लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स. Kritika, then Chinmay. Chinmay has gained a lot of points here. So Chinmay will be right on top here, followed by Kritika, Shravya, Pablo, Samida, Shreya, Palak, Gargi, Urvela and Gauri. छोटे छोटे पॉइंट्स पे क्वेश्चन बनेंगे. मैंने पहले ही कहा था, एवरी लाइन इज अ क्वेश्चन आउट देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन. आर यू रेडी? गो, गो, गो. Who founded the company Tata Group in the year 1968? Tata as a group was founded by which company? The answer is Jamsetji Tata. So a lot of students have got this right. Wonderful answer, guys. Chinmay, Kritika, Shravya,
Pablo has lost it. Samida, Palak, Shreya, Urvela, Pablo, Gauri, and Lalaji. All right. Two more questions to go, guys. Are you ready? Go, go, go. Prime Minister Nehru adopted the economic structure line of United States, UK, Japan, Soviet Union. वैसे तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करी थी, लेकिन लेकिन वी फॉलोड द socialist model in the name of mixed economy. We followed socialist Soviet Union model. सबका साथ सबका विकास. Chinmay is leaving nothing for no one there. But Kritika is following her. Chinmay, Kritika, Shravya, Samida, Palak, Urvela, Shreya, Gauri, Pablo and Mehak. Alright guys, the winner for today's quiz will get this. टाटा का इतना सारा मैंने कंटेंट बताया है, तो आज आपको मैं टाटा का बुक ही दे देता हूं, ठीक है. सो द जर्नी ओवर 55 summers. Alright, this book is written by Shamal Gupta, and he worked in Tata Group, और इन्होंने टिस्को ज्वाइन किया था एज एन इंजीनियरिंग ट्रेनी एंड इवेंचुअली रोज टू बी अ डायरेक्टर एट टाटा सन्स. सो या दैट्स दैट. सो इसमें सबकी स्टोरीज है, ठीक है, इसमें सबकी स्टोरीज है. रतन टाटा, जमशेदजी टाटा, जो it will be a lot of help. So guys, there's a close contest between Chinmay, Kritika, Shravya. Let's see if they can do it. All right, everyone is in the hunt. Last question. Are you ready? Go, go, go. Under reforms carried out in the initial phase of the governance, economists adopted the dash, which primarily aims to support entrepreneurs. So they adopted Nehru model, Gandhian model, Mahalanobis model, Soviet Union model. इसके लिए तो रीडिंग ही लगेगी. Let's check out who wins this book. So the answer is Mahalanobis model. There is no Nehru model. ठीक है, the answer is Mahalanobis model. आपको अगर याद होगा तो मैंने सर Mahalanobis की फोटोग्राफ भी आपको दिखाई है. I have left nothing for you to guess. हर चीज मैंने आपको दिखाई है ताकि आप, if you remember him, ठीक है. Economists adopted Mahalanobis model, which primarily aimed to support entrepreneurs. Mahalanobis, he was a great economist as well as a statistician. Let's check out who is the winner of this quiz. Chinmay, Kritika. All right, so here's the winner. Chinmay is the winner of this quiz. Chinmay, well done, congratulations. Followed by Kritika, well done. Shravya, well done. Samidha, decent. Urvela, decent. Shreya, decent. Mehak. So चिन्मय, कृतिका एंड श्रव्या, ये तीनों ही ऐसे स्टूडेंट है जिनका एक भी आंसर गलत नहीं हुआ है. वेल डन गाइज, हेल ऑल ऑफ यू, वेल डन, बहुत अच्छा. बाकी सब लोग भी अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है. ऑलराइट गाइज, थैंक यू सो मच. Shall we call it a day? Any area where you want my help? Sorry, shall we call it a day? Is there any doubt or something like that? No? Any doubts? Urvi, Jyoti, Shaunak, Palak, Romit? All right, guys. Thank you so much for calling today. This is Pawan Gokul signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye-bye, guys.